नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। जैसी उम्मीद थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में जो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई है और उसमें जो नेताओं ने अपने-अपने बयान दिए, भाषण दिए और उनमें खास तौर से राहुल गांधी ने कल जिस तरीके से सरकार पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और आसंदी पर विराजमान स्पीकर पर अटैक बोले, उनका जवाब नरेंद्र मोदी को देना ही था और वो हर बार 2014 से हम देख रहे हैं, ठीक तरीके से जवाब देते हैं। लेकिन इस बार तो खास बात थी। खास बात इसलिए थी कि वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है। इसके बावजूद जो पूरा इकोसिस्टम है, वामपंथियों का, कांग्रेस का, खुद राहुल गांधी और उनकी पूरी टीम, वो ये प्रतिपादित करने की कोशिश कर रही हैं 4 जून से ही कि जैसे वो तो जीत गए हैं और नरेंद्र मोदी हार गए हैं। ये अजीबोगरीब मजाक है कि वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए और ये तीसरी बार लगातार जनता द्वारा ठुकराए जाने के बाद विपक्ष में बैठ कर के हल्ला काटने के लिए अभिशप्त हैं और ये उल्टे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही जलीकटी सुना रहे हैं। और आज जब मौका था, दस्तूर था, तो नरेंद्र मोदी ने इनको सुनाने में, बताने में, इनकी जगह दिखाने में और ये क्या हैं और वो अब क्या ठान चुके हैं, इस बारे में सदन के माध्यम से इनको भी और पूरे देश को और दुनिया को भी बताने में बहुत हद तक कामयाब भी रहे। मैं जो उन्होंने कहा है वो एक-एक करके आपको संक्षेप में सुनवाऊंगा विजुअल के जरिए और मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र नाथ भट्ट। उनके साथ इस मुद्दे पर हम लोग चर्चा करेंगे। वीरेंद्र जी का स्वागत करते हैं। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। वीरेंद्र जी, सबसे पहले तो हम जरा नरेंद्र मोदी की एक क्लिप सुन लेते हैं, उन्होंने क्या कहा है। बिल्कुल। कल यहाँ बालक बुद्धि का विलाप चल रहा था। मुझे मारा गया, मुझे इसने मारा, मुझे उसने मारा, मुझे यहाँ मारा, मुझे वहां मारा, ये चल रहा था। आदरणीय सभापति जी, सिंपैथी हासिल करने के लिए ये नया ड्रामा चलाया गया है, लेकिन देश ये सच्चाई जानते हैं कि ये हजारों करोड़ रुपए उसकी हेराफेरी के मामले में जमानत पर बाहर है। ये ओबीसी वर्ग के लोगों को चोर बताने के मामले में सजा पा चुके हैं। इनको देश की सर्वोच्च अदालत पर गैर जिम्मेदाराना बयान देने के बाद माफी मांगनी पड़ी है। इन पर महान स्वातंत्र्य सेनानी वीर सावरकर जैसे महान व्यक्तित्व का अपमान करने का मुकदमा है। इन पर देश की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष को हत्यारा कहने का मुकदमा चल रहा है। इन पर
अनेक नेताओं, अधिकारियों, संस्थानों पर झूठ बोलने के गंभीर आरोप है और वो केस चल रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, बालक बुद्धि में ना बोलने का ठिकाना होता है और न ही बालक बुद्धि में व्यवहार का कोई ठिकाना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरीके से तो राहुल गांधी को आईना दिखाने का काम कर दिया है। और मुझे ये बताइए वीरेन जी, बालक बुद्धि बता करके क्या ये हल्के में नहीं छोड़ा जा रहा है राहुल गांधी को? राहुल गांधी को आप बालक बुद्धि बता करके उसको क्षमा करने के अंदाज में आ जाते हैं, जबकि राहुल गांधी ने नहीं, जो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। कल जो सदन में उनका रूप देखने को मिला, जिस तरीके से प्रधानमंत्री की भी उन्होंने को भी अपमानित किया, स्पीकर को भी किया, पता नहीं क्या-क्या उन्होंने कहा, और जिस तरीके से जो आस्था के हमारे प्रतीक हैं उनकी तस्वीरें लेकर के आए, आसानी से राहुल गांधी को क्षमा नहीं किया जा सकता है, सस्ते में नहीं देखिए छोड़ा प्राइम जा सकता। मिनिस्टर, देखिए आज जो जो सबसे पहला काम किया प्राइम मिनिस्टर ने, जो 4 जून से जो कांग्रेस में उत्सव का माहौल चल रहा था, तो जो पार्टी हो रही थी वहां पे, आज नरेंद्र मोदी ने पार्टी को समाप्त कर दिया कि हम तो चुनाव जीत गए हैं। और लगातार कांग्रेस के लोग ये कहानी बना रहे थे, ये तो बहुत कमजोर सरकार है, अनस्टेबल सरकार है, कभी भी गिर सकती है। और ये देखिए, और टीडीपी और जेडीयू कभी भी साथ छोड़ सकते हैं। तो नरेंद्र मोदी ने आज जो है, जो 2.5 घंटे के भाषण में, और इतना ज्यादा गैर जिम्मेदार व्यवहार था अपोजिशन का, ऐसा कभी नहीं देखा गया। लेकिन वास्तव में आई सैल्यूट द प्राइम मिनिस्टर कि उन्होंने 2.5 घंटे में अपना धैर्य नहीं खोया। बहुत ही उन्होंने ये इस बेहद ही बदतमीजी भरे असंसदीय व्यवहार को उन्होंने झेला और अपनी बात को उन्होंने बहुत ही कठोरता से, प्रमुखता से और दृढ़ता से के साथ कहा। तो आज उन्होंने कांग्रेस की पार्टी खत्म कर दी। दूसरी बात जो प्राइम मिनिस्टर ने आज कहा, जो बहुत साफ साफ कहा कि मैं चेतावनी देता हूं कांग्रेस के इकोसिस्टम को। और फिर उन्होंने ये भी याद दिलाया कि कैसे पिछले 5-6 दशकों से कांग्रेस ने लगातार भारत की आर्म फोर्सेस को, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को, तीनों का नाम लिया उन्होंने, कैसे लगातार कमजोर रखा गया है। और 10 साल मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर रहे, रफाल फाइटर जेट उन्होंने नहीं खरीदा। जब मोदी सरकार ने इस खरीद प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, तो इन्होंने रफाल के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाना शुरू कर दिया और प्राइम मिनिस्टर को चोर कहना शुरू कर दिया। और प्राइम मिनिस्टर ने आज ये साफ साफ कह दिया है, नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा सबको समझ में आ गया, ये राहुल गांधी किसके लिए कर रहे हैं? अरे भाई, चीन के लिए कर रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी से जो एमओयू साइन किया था, वो आज भी सीक्रेट क्यों है? ये किसके इशारे पे हो रहा है? साफ साफ याद दिलाया राहुल गांधी को कि पूरे देश में संकट खड़ा करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। दलित और पिछड़े जाति को जाति से लड़ाया जा रहा है। समाज में लोगों में वैमनस्य का भाव पैदा किया जा रहा है। दक्षिण में जाते हैं तो उत्तर के खिलाफ बोलते हैं, महाराष्ट्र में जाते हैं तो उत्तर भारतीयों के खिलाफ बोलते हैं, और जब उत्तर में आते हैं तो उनको भिड़ाते हैं अन्य जातियों से कि तुम्हारा आरक्षण समाप्त हो जाएगा, संविधान समाप्त हो जाएगा। ये बात जो आज प्राइम मिनिस्टर ने कही, ये बहुत साफ कही। और जो उन्होंने कांग्रेस के इकोसिस्टम को जो चेतावनी दी है, इसका अर्थ बहुत स्पष्ट है कि अगर भारत का प्रधानमंत्री इतनी महत्वपूर्ण गंभीर बात को लोकसभा के फ्लोर पे कह रहा है, तो इसका मतलब है कि भारत सरकार का होमवर्क कंप्लीट है, भारत सरकार की तैयारी पूरी है। और अगर ये लोग और जो इन्हें करना था वो कर चुके हैं, और सरकार जो के पास ठोस चीजें हैं, कार्रवाई होगी। और जिस तरीके से हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को अपमानित करने का संगठित अभियान कांग्रेस और ये जो आपका इंडी गठबंधन द्वारा चलाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी से जो अब बाहर चले गए स्वयं प्रसाद मौर्य,
जिस तरीके से उन्होंने रामचरितमानस के खिलाफ जो गाली देने का अभियान चलाया, राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने जो अभियान चलाया बिहार में, जगदानंद सिंह जो आरजेडी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, वो बोल रहे हैं रामायण तो कैंसर है। एक बोल रहा है कि और चंद्रशेखर यादव जो पहले शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने भी बहुत विवादास्पद बयान दिए हैं। तमिलनाडु में स्टालिन, वहां के मुख्यमंत्री का बेटा, वो कह रहा है कि सनातन धर्म तो डेंगू है, कोरोना वायरस है, HIV एड्स है, और खटमल मच्छर क्या क्या बोल रहा है। और खड़गे का बेटा जो कर्नाटक में, वो क्या बोल रहा था जी। आपने अभी इकोसिस्टम का जिक्र किया है जी, और इस चुनाव के दौरान भी हमने देखा है, और जब भी महत्वपूर्ण चुनाव होते हैं इस देश में, खास तौर से मैं उत्तर प्रदेश की तरफ इशारा कर रहा हूँ, ये पूरा इकोसिस्टम जो देश के भीतर भी बैठा है और देश के बाहर भी बैठा है, वो किस तरीके का नैरेटिव बनाने की कोशिश करता है, किस तरह भारतीय जनता पार्टी, RSS को, मोदी को, योगी को बदनाम करने की कोशिश करता है, ये किसी से छिपा नहीं है। और प्रधानमंत्री ने जो कहा इकोसिस्टम को, जो चेतावनी दी है आज, जी, बहुत साफ ये भी हम दर्शकों को सुनवा देते हैं, और इस पर मैं आपकी एक टिप्पणी चाहूंगा कि क्या वाकई अब समय आ गया है, और अगर प्रधानमंत्री सदन के बीच खड़े होकर के कह रहे हैं, तो क्या वाकई वो अब मुस्कें कसने वाले हैं इकोसिस्टम की? देश ने कल 1 जुलाई को खटाखट दिवस भी मनाया है। 1 जुलाई को लोग अपने बैंक अकाउंट चेक कर रहे थे कि 8,500 रुपये आए कि नहीं आए। ये झूठ नैरेटिव का परिणाम देखिए। इसी चुनाव में कांग्रेस ने देशवासियों को गुमराह किया। माताओं बहनों को हर महीने 8,500 रुपये देने का झूठ। इन माताओं के, बहनों के दिलों को जो चोट लगी है ना, वो श्राप बन करके ये कांग्रेस को तबाह करने वाली है। जिसकी मैं चर्चा कर रहा था वो ये है, इकोसिस्टम को बता देना चाहता हूं, उसकी हर साजिश का जवाब अब उसी की भाषा में मिलेगा। ये जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, इसका हम क्या मतलब निकालें वीरेंद्र? ये बहुत महत्वपूर्ण बात प्राइम मिनिस्टर ने कही है। हम भारतीयों का कोई अपना शत्रु बोध नहीं है, बहुत कमजोर है, और हम इतिहास की बात 1 महीने पहले की बात भी याद नहीं रखते हैं। हमें ये बात याद रखनी चाहिए, जिस तरीके से कोरोना काल के दौरान जो दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर जो 1 साल तक किसान आंदोलन हुआ, उसके पहले दिसंबर 19 से CA कानून के खिलाफ आंदोलन हुआ। प्राइम मिनिस्टर ने इसका भाषण में जिक्र भी किया है। जो नागरिकता कानून है, शाहीन बाग के ऊपर 3 महीने लोग बैठे रहे, और जिस तरीके से फरवरी 2020 में जब अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप दिल्ली में मौजूद थे, बाकायदे योजनाबद्ध तरीके से जो है आपका नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगा कराया गया। एक सिपाही की दिल्ली पुलिस की हत्या करने की भी कोशिश हुई, और एक IB के आदमी की हत्या भी हुई थी, जो आपका ताहिर जो आम आदमी पार्टी का सभासद, जो उसने जेल में भी किया था, शायद उसकी बेल हो गई है। तो ये जिस तरीके से आप दिल्ली में शाहीन बाग के पहले उत्तर प्रदेश के 35 शहरों में दिसंबर 2019 को एक साथ जो है यहाँ पे प्रदर्शन हुए थे, और कई जगह हिंसा भी हुई थी। एक तो ये बात है। जिस तरीके से नुपुर शर्मा ने जो एक टीवी डिबेट में जो चर्चा की थी इस्लाम के बारे में, उसके बाद जिस तरीके से जो फैक्ट चेकर है जुबैर ने जो एक मिसीवियस तरीके से उसके वीडियो क्लिप को आगे पीछे काट करके उसका अर्थ निकाला, जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था, उसको जो सर्कुलेट किया, उसके बाद जो दंगा हुआ कानपुर में, इलाहाबाद में हुआ,
और तमाम जगह प्रदर्शन हुए और भारत के इस्लामिक देशों से संबंध बिगाड़ने का प्रयास हुआ। तो ये इकोसिस्टम बहुत मजबूत है। और एक जो फिल्म आई थी कश्मीर फाइल्स, उसमें जो प्रोफेसर मेनन जेएनयू की कहती है, सरकार तो उनकी, सिस्टम हमारा है। यही है इकोसिस्टम। और भारत सरकार ने पिछले 10 सालों में जिस तरीके से फॉरेन कंजर्वेशन रेगुलेशन एक्ट एफसीआरए में जो विदेशियों से जो यूरोप और अमेरिका से जो पैसा आता है भारत में एंटी नेशनल एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए, खास करके क्रिश्चियन मिशनरीज को जो पैसा आता है 20,000 करोड़ रुपया, उस पर जिस तरीके से पाबंदी लगाई है। कांग्रेस के बड़े नेता है मणिशंकर अय्यर की बेटी की संस्था चलती है सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, यामिनी अय्यर की, उसका एफसीआरए का लाइसेंस कैंसिल हुआ है। उसको साल में 100 करोड़ रुपए मिलते थे। और ये केवल जो है मीडिया को और एकेडमिक वर्ल्ड के लोगों को रोज नई सेमिनार करना और तमाम जगह आर्टिकल लिखवाना और सरकार के खिलाफ माहौल बनाना, यही काम इन लोगों का था। तो नरेंद्र मोदी सरकार की सबसे बड़ी जो चुनौती पिछले 10 साल से है, ये जो साइनो वहाबी लेफ्टिस्ट है, साइनो माने चाइना, वहाबी माने ये आपके इस्लामी जिहादी, ये जो कोएलिशन है साइनो वहाबी लेफ्टिस्ट अलायंस जो है, और इसको पूरा पैसा मिलता है चाइना से और जो ताकतें पश्चिमी हैं, इनसे लड़ना नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी चुनौती रही है। मैं आपको ठोस उदाहरण देता हूं। पिछले वर्ष जुलाई में लोकसभा का विंटर सेशन था। एकाएक कई महीने पुराना एक महिला के संग अत्याचार का वीडियो मणिपुर का सर्कुलेट हुआ। और आज भी कांग्रेस मणिपुर को लेकर हल्ला मचा रही है, लेकिन कांग्रेस ने आज तक ये नहीं बताया कि मामला है क्या। मणिपुर को लेकर के यूरोपियन पार्लियामेंट में डिबेट हो रही है, मणिपुर को लेकर के ब्रिटिश पार्लियामेंट में डिबेट हो रही है, मणिपुर को लेकर के यूरोप के क्रिश्चियन चर्च ऑर्गेनाइजेशन भारत सरकार की आलोचना कर रहे हैं। मणिपुर नेशनल आर्मी खालिस्तानियों के साथ कनाडा के वैंकूवर में प्रदर्शन कर रहा है। और जो चर्च का एजेंडा था वो मणिपुर में पूरा हो गया। अब तक वहां पे 2 एमपी थे जो हिंदू मेती थे। अब की बार जो वहां जो 2 एमपी इलेक्ट होके आए हैं, वो दोनों कुकी आदिवासी हैं और जो क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो चुके हैं। ये सारा का सारा जो षड्यंत्र है मणिपुर में, ये चाइना के पैसे पर, चाइना के इशारे पर और चर्च वहां करवा रही है। बाकायदा वहां पे हिंदुओं के खिलाफ वहां पे अभियान चल रहा है, उनके घर जलाए जा रहे हैं। कांग्रेस ये नहीं बता रही है। तो यही इकोसिस्टम है कि और वो लगातार कह रहे हैं कि मणिपुर में हिंसा हो रही है, महिलाओं के संग अत्याचार हुआ, अपमान हुआ। किसने किया, किन महिलाओं के संग हुआ, ये नहीं बता रहे हैं। और ये भी नहीं बता रहे हैं कि आप अब वहां पे अब उनकी चुनौती केवल एक ही बची है, जो मणिपुर का मुख्यमंत्री है वो हिंदू मेती है, बीजेपी का है, बस इसको भी निपटाओ। वो अभी नहीं निपटा है। तो जिस दिन वो निपट जाएगा फिर ये लोग मणिपुर भूल जाएंगे। तो इनको एक साजिश लगातार कर। कल भी जिस तरीके से ये पूरा इकोसिस्टम और ये कांग्रेस के नेता खुद राहुल गांधी हिंदुओं को निशाने पर लेते हैं, सनातन को निशाने पर लेते हैं, सनातन उन्मूलन की बात करते हैं, उस पर भी आज प्रधानमंत्री मोदी जमकर के बरसे हैं। हिंदू हिंसक होते हैं, ये है आपके संस्कार, ये है आपका चरित्र, ये है आपकी सोच, ये है आपकी नफरत इस देश के हिंदुओं के साथ। ये करने में आदरणीय सभापति जी, ये देश शताब्दियों तक इसे भूलने वाला नहीं है। कुछ दिन पहले हिंदुओं में जो शक्ति की कल्पना है उसके विनाश की घोषणा की गई थी। आप किस शक्ति की विनाश की बात करते हैं? ये देश सदियों से शक्ति का उपासक है। ये मेरा बंगाल मां दुर्गा की पूजा करता है, शक्ति की उपासना करता है। ये बंगाल मां काली की उपासना करता है, समर्पित भाव से करता है। आप उस शक्ति के विनाश की बातें करते हो।
ये वो लोग हैं जिन्होंने हिंदू आतंकवाद ये शब्द गढ़ने की कोशिश की थी। इनके साथी हिंदू धर्म को उसकी तुलना डेंगू, मलेरिया ऐसे शब्दों से करें और ये लोग तालियां बजाएं, ये देश कभी माफ नहीं करेगा। एक तरीके से बहुत ब्रूटली आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनको जवाब दिया है। और जिनको ये शिकायत रहती है कि साहब खुल कर के नरेंद्र मोदी हिंदुओं के पक्ष में नहीं बोलते हैं, तो मुझे लगता है कि उनको भी जवाब दिया है। प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा है कि ये जो हिंदुओं के खिलाफ जो अभियान चल रहा है और जो आपने जिस तरीके से देवी देवताओं की फोटोओं का प्रदर्शन किया, फोटोज का, ये संयोग है या प्रयोग है। और प्राइम मिनिस्टर ने ये भी याद दिलाया कि शंकर भगवान की जो तस्वीर आप दिखा रहे थे, ये हमारे लिए पूजनीय दर्शन का विषय है, ये प्रदर्शन का विषय नहीं है। जिस तरीके से राहुल गांधी का क्या लेना देना सनातन धर्म से। राहुल गांधी की माता जी जो है वो रोमन कैथोलिक क्रिश्चियन है, उनके पिताजी राजीव गांधी थे पारसी, और राहुल गांधी कौन से तर्क के आधार पर हिंदू हो गए और उससे आगे बढ़ के ब्राह्मण हो गए। वो अपने को बताते हैं कि वो दत्तात्रेय गोत्र के ब्राह्मण है। प्राइम मिनिस्टर ने आज एक बात और साफ कर दी है, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि कांग्रेस को 13 राज्यों में एक भी सीट नहीं मिली है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि कांग्रेस अपने सहयोगी दलों के ऊपर परजीवी है, पैरासाइट है, उनके बल पे जी रही है। कांग्रेस को जहां जहां पे उसकी लड़ाई बीजेपी से डायरेक्ट थी, उसका स्ट्राइक रेट 26% था, और जहां एलाइज थे वहां 50% था। और प्राइम मिनिस्टर ने यह भी साफ बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से आने वाले 4 महीनों में हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव की असेंबली चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। उसके बाद दिल्ली का चुनाव है, उसके बाद झारखंड का चुनाव है, और उसके बाद अगले साल सितंबर में बिहार विधानसभा का चुनाव है। तो जो इनको ये भ्रम हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हो गई हैं, वो अपने बल पर बहुमत नहीं ला पाई है, तो अब हम बीजेपी को हर चुनाव में हरा लेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर ने आज ये बहुत साफ संदेश दे दिया है कि हम तैयार हैं, हमारी तैयारी पूरी है, और कांग्रेस का इंडी अलायंस का गठबंधन का ये जो है कोई सपना पूरा नहीं होने वाला है। इनकी जो 99 सीट आई है, जरा उस पर भी सुन लेते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने क्या चुटकी ली थी और क्या कहा था। मार्क्स लेकर एक बालक घमंड में घूम रहा था और देश सबको दिखाता था, देखो कितने ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो लोग भी जब 99 सुनते थे तो शाबाशी देते थे, बहुत उसको हौसला बुलंद करते थे। तो फिर उनके टीचर आए कि भाई किस बात की मिठाई बांट रहे हो, ये 100 में से 99 नहीं लाया, ये तो 543 में से लाया है। अब उस बालक बुद्धि को कौन समझाए कि तुमने फेल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। प्राइम मिनिस्टर ने आज राहुल गांधी को यह भी याद दिलाया है, मौसी जी याद होगी, तीसरी बार तो हारे हैं, पर मौसी ये बात तो सही है, तीसरी बार ही तो हारे हैं, पर मौसी मोरल विक्ट्री तो है ना। आदरणीय सभापति जी,
13 राज्यों में 0 सीटें आई हैं। अरे मौसी, 13 राज्यों में 0 सीटें आई हैं, पर हीरो तो है ना। आदरणीय सभापति जी, अरे पार्टी की लुटिया तो दुबई है। अरे मौसी, पार्टी अभी भी सांसें तो ले रही है। तो प्राइम मिनिस्टर ने सुनाने में तो कोई कसर नहीं छोड़ी और एक्सपोज करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। जो ये एक ड्रामा कर रहे थे 4 जून से, उसकी तो आज हवा निकाल करके रख दी। आज प्राइम मिनिस्टर के भाषण की जो सबसे अच्छी बात रही है कि इन्होंने इतना शोर मचाया और इतने भद्दे नारे लगाए और हर संभव प्रयास किया प्राइम मिनिस्टर को अपमानित करने का, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर को इरिटेट कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर अपना कूल को अपना आपा खो सकते हैं। वो इसमें पूरी तरीके से असफल साबित हुए और प्राइम मिनिस्टर ने 2.5 घंटे भाषण दिया और उसके बाद उन्होंने जो है बड़े खुश होकर के कहा कि मुझे आज बड़ा आनंद आया और मैं तो पिछले 20 साल से ये झेल। अरे साहब, एक और सीन में आपको दिखाता हूं, मेरे पास अभी आया है, ये जरा देखिए। ये इन लोगों के लिए सीख भी है। जो लोग नारेबाजी कर रहे थे प्रधानमंत्री के ठीक आगे खड़े होकर के वेल में, प्रधानमंत्री ने अपना पानी का गिलास उठा करके उनको दिया कि आपका गला जो है, आपका हलक सूख गया होगा, लो पानी पी लो। देखो देखो, ये सीन देखो। अभी देखिएगा, ये उनके लिए पानी आया है और प्राइम मिनिस्टर वो उठा करके जो नीचे नारे लगा रहे हैं उनको कंधे पर हाथ लगाते हैं कि साहब पानी पी लो, बहुत देर से तुम लोग नारेबाजी कर रहे हो। ये होता है एक्चुअल में लीडर, वो नहीं जो आज पीएम ने फिर से जो है देश का नेता फिर से अपने को स्थापित करने की जो अग्नि परीक्षा है वो बहुत शानदार तरीके से आज उन्होंने उसको पास किया। उनके लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद जो उनकी जो अपनी फैन फॉलोइंग थी, जो उनके अपना समर्थक वर्ग था, उसका जो मन बुझा हुआ था, आज नरेंद्र मोदी ने उसके अंदर भी संजीवनी ऊर्जा का संचार कर दिया और बहुत ही सख्ती के साथ जो प्राइम मिनिस्टर ने बार बार कहा कि कांग्रेस के मुंह में झूठ का खून लग गया है, संविधान बदल जाएगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा, क्या क्या नहीं कहा। लगातार झूठ तो बोला है और 10 साल से लगातार झूठ ही तो बोल रहे हैं। चाहे जीएसटी का मामला हो, हम तो आपको कितनी बार बता, हम तो खुद बोल बोल के थक गए हैं, तो ये लगातार ये झूठ बोलते हुए थक नहीं रहे हैं। तो आज प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरीके से सारे मुद्दों का एक एक करके जवाब दिया है और जितना ये जो हम कल ही शिकायत कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की जो कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी है, जो उनकी अपनी संवाद की रणनीति है, वो कहीं कमजोर है और भारतीय जनता पार्टी अपने सकारात्मक जो उसके वास्तविक अचीवमेंट हैं उसको जनता तक पहुंचा नहीं पाती और अपोजिशन के झूठ का मुकाबला नहीं कर पाती, जिसका उसको इस लोकसभा चुनाव में नुकसान भी उठाना पड़ा। तो आज कम से कम प्राइम मिनिस्टर ने इस संवाद में जो गैप बना हुआ था उसको काफी हद तक भरने का प्रयास किया, लेकिन ये सफल तभी माना जाएगा जब पार्टी का संगठन और सरकार के जितने अंग हैं इसके ऊपर लगातार वो फॉलो अप एक्शन लें और लगातार कार्रवाई करें। जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने लगातार डीकोलोनाइजेशन, औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति पाने की बात की है, जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने ये इकोसिस्टम के खिलाफ बात की है, तो मैंने नहीं देखा आज तक कि भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं या पार्टी या अन्य राज्यों में मुख्यमंत्री हैं या एमपी हैं, विधायक हैं या संगठन के बड़े नेता हैं, उनको मैंने कभी मुखर रूप से आज तक इकोसिस्टम के बारे में बोलते हुए नहीं सुना। तो अकेले प्राइम मिनिस्टर का प्रयास काफी नहीं है और ये मामला प्रचार का नहीं है। जो वास्तु स्थिति
वो सामने रखनी चाहिए, ये मैं कह रहा हूं। तो आज कम से कम प्राइम मिनिस्टर ने जो ठोस पहल की है, उससे ये उम्मीद की जानी चाहिए कि अब सरकार की संचार की जो अपनी जो सक्रियता है, जो उसकी एफिशिएंसी है, उसमें गुणात्मक सुधार हमें देखने को मिलेगा। प्राइम मिनिस्टर का जरा एक और दृश्य देखिए साहब, ये बहुत बड़ा प्रहार उनकी तरफ से। में कांग्रेस के लिए भी इस देश की जनता ने जनादेश दिया है, और इस देश की जनादेश है कि आप वहीं बैठिए, विपक्ष में ही बैठो, और तर्क खत्म हो जाए तो चीखते रहो, चिल्लाते रहो। यही होता है सर, किसी भी सभ्य विमर्श के 4 आधार होते हैं: तर्क, तथ्य, युक्ति, प्रमाण। तर्क, आर्गुमेंट, फैक्ट, लॉजिक एंड एविडेंस। लेकिन जब आपके पास तर्क, तथ्य, युक्ति, प्रमाण कुछ नहीं होते हैं, तो फिर दूसरा रास्ता है शब्द आडंबर या शब्द जाल। सब वो शब्द आडंबर क्या है? बेच दिया, बेच दिया, बेच दिया, रेल बेच दिया, गेल बेच दिया, भेल बेच दिया, और उसके बाद अडानी का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर दिया। अरे अडानी की सारी कंपनियों का जो टोटल मार्केट कैप है वो इतना नहीं है। अडानी की पूरी कंपनियों, अडानी ने जब लास्ट ईयर उसके ऊपर हिडेनबर्ग ने आरोप लगाया था, अडानी ने भारतीय बैंकों के सारे कर्जे अदा कर दिए थे, और अडानी ने अब जो नया कर्जा लिया है वो सारा यूरोपियन और अमेरिकन बैंक से लिया है, लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का। आज की तारीख में अडानी की किसी कंपनी के ऊपर भारतीय बैंकों का कर्जा नहीं है। लेकिन जनता में ये बहुत लोकप्रिय है कि साहब अडानी का, अंबानी का, कोई बोल रहा है 4 लाख से शुरुआत हुई थी, और जब बलिया में 7वें फेज का चुनाव था वो 40 लाख करोड़ रुपए हो गया। भारत सरकार का जो टोटल अपना रेवेन्यू रिसीट है, जो कर से होने वाली आय है, वो भी इतनी नहीं है, वो इससे कम है, और उसके बावजूद ये झूठ चल रहा है और जनता को उसमें मजा आ रहा है। क्या कीजिएगा भाई? तो आज कम से कम ये सारे गुबार को प्राइम मिनिस्टर ने बहुत ही दृढ़ता के साथ, बहुत ही परिश्रम के साथ जो उन्होंने अपने स्पीच को तैयार किया था, उसको उन्होंने आज साफ किया है। सबसे अहम बात जिसकी चर्चा आपने भी की, पूरे 2.25 घंटे तक वो बोलते रहे और ये लोग नारेबाजी करते रहे बेशर्मी के साथ, और पीएम एक बार भी नाराज नहीं हुए। सदन के नेता अगर बोल रहे हैं और जब आप बोल रहे थे तब किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया, तो इससे पता चलता है कि सदन में टकराव कौन चाह रहा है, डिस्टर्बेंस कौन चाह रहा है, नकारात्मकता कौन दिखा रहा है, और अपमानजनक स्थितियां कौन पैदा कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर के लिए भी, स्पीकर के लिए भी, सरकार के लिए भी। वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, और आपने इतना समय निकाला बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।